मैं कह रहा हूँ आपसे कि सब लोग जो टेलीस्कोप है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। पहले हम रिफ्रैक्टिंग टाइप पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, पर फिर भी मैं इसमें से जो सब नॉर्मली है, न्यूटोनियन टाइप या ये कैटेगरी टाइप, मैं तुम्हें करा दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, सर आपकी वॉइस कुछ कम आ रही है। तुम्हारी है अब आ रही है? ठीक है। यस सर, अब ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो पहला है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही, तो ये पहले वाला है जो हम स्टडी करेंगे। और ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, लेंसेज होते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसमें फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा इन्हीं को देखते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी जो टेलीस्कोप है इसमें भी माइक्रोस्कोप के जैसा ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं इसमें, मैं बता देता हूँ क्या है ये। तुम लोग देखो इसमें से होता क्या है कि ये जो पहला लेंस है ये ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब यस सर। ये कंपैरेटिवली माइक्रोस्कोप के थोड़ा बड़े साइज का होता है। उसका रीजन क्या है कि तुम ये देखो कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो वो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनसे जो लाइट है ना, चूंकि उनकी इंटेंसिटी कम है, तो उसका क्या रीजन है, मतलब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। देखो जैसे इसको मान लो कि तुम ये सन है कोई, तो या कोई मतलब बल्ब है, लाइट सोर्स। ठीक। तो ठीक है सर। भाई इससे जो लाइट है वो इस तरह से ओरिजिनेट हो रही है सब तरफ। ठीक। और ये सर। अब अगर तुम इसको यहीं पे कलेक्ट करना शुरू करो यूं, तो तुम देखो कि इसके अंदर से ये लेंस तुमने यहाँ पे लगाया, इसके अंदर से ये इस रीजन की सारी मान लो काउंटिंग करो, 4 रेज अंदर घुस के इसको रिफ्रैक्शन के लिए हमने यूज कर लिया। जी सर। पर अगर हम इन्हीं रेज को आगे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे देखो जरा, और हम इतना ही बड़ा लेंस हम भाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस जगह यहाँ पे, तो तुम देखो ये मैक्सिमम रेज जो पहले हम कैप्चर कर पा रहे थे अब वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जी सर। इसका मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट हम रिसीव करते हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि वो मतलब स्कैटर हो जाती है आसपास। या हम कह देते हैं कि भाई जो इंटेंसिटी है, अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तुम लोग देखो, वो पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया में, सरफेस एरिया लेंगे हम स्फीयर टाइप का, तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में कम हो जाएगी। बोलो इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। तो इंटेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, बेसिकली कि कम लाइट रिसीव होने लगेगी तुम्हें। हाँ जी सर। भाई तुम ऐसा देखो कि तुम मून से तो तुम रिफ्लेक्टेड लाइट ही देखते हो। यस सर। तो मून तो तुम्हें कितना बड़ा मतलब चमकीला दिखाई देता है फुल मून के टाइम पे। पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो या तो विजिबल ही नहीं है, या फिर अगर विजिबल है भी तो स्टार्स वगैरह, तो देखो बिल्कुल तुम्हें पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। हाँ सर।
इसका मतलब उनसे जो सिग्नल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं वो काफी वीक है। यस सर। तो तुम क्या करते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ तुम मतलब किसी टेलीस्कोप को फोकस करोगे, तो कोशिश करोगे ना कि तुम्हारे सराउंडिंग में आसपास जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट उससे कलेक्ट हो सके आने वाली, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। करेंगे सर। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कंपैरेटिवली बड़े साइज का लेते हैं माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। माइक्रोस्कोप में क्या है कि मान लो तुम्हें बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है, तो भाई बैक्टीरिया एक तो वैसे ही तुम्हारी स्लाइड पे है, ऊपर से उस स्लाइड के नीचे से तुम एक लाइट रिफ्लेक्टेड करके लगा देते हो, जब हम देखते हैं किसी मिरर से रिफ्लेक्ट करके लाइट डालते हैं उसको, जिससे कि उससे जो लाइट आ रही है वो थोड़ी इनहेंस हो जाए। एक सेकंड रुक जाओ। देखना तुम्हें दिखाई दे रही है जी। यस सर। ये माइक्रोस्कोप में तुम ये चेक करो कि ये नीचे की तरफ क्या है, जहाँ स्लाइड रखी है उसके नीचे क्या है। मिरर है सर। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो ये मिरर है ना, ये वाला, यस सर। ये बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है। ये सर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके थ्रू लाइट पास हाँ, करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जो जो तुम ऑब्जेक्ट देखोगे वो तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं। यस सर। तो वो तो दूसरे की लाइट से ही तो अपने आप को विजुअल बनाएगी, तो तुम इसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइट डालने की कोशिश करते हो इस मिरर की हेल्प से। हाँ जी सर। ये बात समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो तुम्हारी नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करने के केस में तुम्हारे पास उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। यस सर। पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनकी तो लाइट तुम्हारे पास पहुंच ही पहली बात तो कम रही है, इमेज तो बाद में करोगे, उनकी खुद की लाइट ही तुम्हारे पास कम है। ठीक। तो जी सर। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो अपने आसपास सिग्नल है उस सिग्नल को हम थोड़ा इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम जितने अपने आसपास उस लाइट की रेज प्रेजेंट है, हम चाह रहे हैं कि अगर अपने आसपास 10-20 रे उसकी मिल जाए, तो हम उन 10-20 को कलेक्ट करने के लिए हम उनके बड़े ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट करें, इसलिए हमने बड़ा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। ठीक है। हाँ जी सर। तुम देखना कि इनके जो डायमीटर होते हैं, मतलब मिरर्स वगैरह के जो टेलीस्कोप के, तुमने कभी नोट किया हो, तो वो मतलब 10-10 मीटर, 15-15 मीटर बड़े भी हो जाते हैं। वो इसीलिए जी जिससे, सर, इनके होल्डर हैं। हाँ वो इसीलिए होते हैं भाई, जिससे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाले सारे सिग्नल्स को तुम लोग कलेक्ट कर सको। जी सर, चाइना ने तो दो पहाड़ों के बीच में बना रखा बहुत बड़ा टेलीस्कोप सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए बड़ी है क्योंकि ऊपर से जो ऑब्जेक्ट की हम लाइट रिसीव कर रहे हैं उसके सिग्नल थोड़े पुअर होते हैं, तो उनको इनहेंस करने के लिए ये लोग उसे यूज करते हैं। अच्छा। अब तुम ये देखो कि ये तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। अब वो हॉरिजॉन्टल तो होती नहीं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही आएगी, फिर तो पॉइंट साइज में फोकस हो जाएगी। तुम अगर मून को भी देखोगे तो तुम हमेशा देखना, अगर मून की तरफ टेलीस्कोप करके देखोगे ना, तो टेलीस्कोप नॉर्मली ऐसे ओरिएंटेड रहता है, एक स्टैंड के ऊपर, और उसमें मैग्निफिकेशन के लिए जो आई पीस है वो यहाँ पे लगाया जाता है, इस स्टैंड पे यहाँ रहता है टेलीस्कोप। ठीक है। यस सर। तो तुम देखो कि जो लाइट रिसीव हो रही है उसको, वो किसी एंगल पे तो हो रही है। यस सर। तो अब हमने क्या किया कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तुमने ये लाइट सिग्नल रिसीव कर लिया भाई यहाँ से ऐसे। और क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से जो उसकी इमेज है वो ये बनने वाली है।
ये है जे, जेड है। अब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब तुम्हारे लिए यही एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, नहीं ठीक समझे? है सर। मतलब होगा क्या कि अगर तो हम पहले देख रहे थे माइक्रोस्कोप के केस में, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम साइज की देखने की कोशिश करते थे, उसके लिए हम उसको 25 सेंटीमीटर पर रखते थे, हाँ सर। तो वो हमें विजिबल हो जाती थी। अब क्या है कि यहाँ जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसको तुम्हें अपनी नेकेड आई से 25 सेंटीमीटर पर रखने का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे जी सर। पास। तो यहाँ होता क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को तुमने ये समझा कि तुमने उसको ग्राउंड पे एज द इमेज कंफर्म कर लिया, जे जेड है। जी सर। तो अब तुम्हारे लिए बस यही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मैक्सिमम साइज की ऑब्जेक्ट तुम्हें मिल पा रही है। तुमने हमने मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिया इसको। मतलब ऐसा समझो कि जो ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट है कहीं स्पेस में, उसे तुमने अपनी लैब में ले आए और उसकी जो साइज है वो जे जेड है। जी सर। अब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सेम होता है, तो जो एंगल वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ तुम उसे देख रहे हो वो सबटेंड करेगी, तो वही एंगल अल्फा तो इमेज का भी तो होगा, तो हम ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा ले लेंगे सीधा सीधा। बोलो। हाँ जी सर। तो अल्फा क्या होगा भाई? जे जेड है अपॉन ए बी। बताओ यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। नहीं है। अब क्या होगा कि भाई अब ये तुम्हारी जो टेलीस्कोप है उसके अंदर ये एक सिग्नल है जिसने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज टेलीस्कोप के अंदर बना दी, और वो इमेज है जे जेड है। पर तुम्हें ये एक्चुअल में छोटे साइज की दिखाई दे रही थी। तो जब तुम्हें ये छोटे साइज की दिखाई दे रही थी, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन करेगा, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई ये कि अब तुम उसे थोड़ा इमेज करके देखो। कैसे देखोगे कि अब यहाँ फिर दो केस बनेंगे, वो जो हम अब तक बनाते आ रहे हैं। एक है नॉर्मल विजन, एक नियर नॉर्मल व्यू या नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू का केस क्या है कि फाइनल इमेज, 25 सेंटीमीटर दूर होगी आई से। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल में इंफिनिटी पे होती है, नियर नॉर्मल में 25 पे होती है। हाँ सर। फाइनल इमेज इज सीन एट इंफिनिटी। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फाइनल इमेज इस आई पीस के थ्रू, क्योंकि आई पीस से ही तो ऑब्जर्व करोगे, आई पीस से कहाँ पे जानी चाहिए? इन्फिनिटी पे। तो अब इस जे जे डैश की फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो अब मुझे ये बता दो कि इन्फिनिटी पे कैसे बनेगी? जब हम जे डैश को आई पीस के फोकस पे आई रखेंगे। पीस के फोकस पर रखें, वेरी गुड। तो ये मैं कह दूं आई पीस की फोकल लेंथ है, और ये मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। फाइनल इमेज सीन एट इन्फिनिटी फॉर विच जे जे डैश must fall in the focal plane of eyepiece। सही है ना? तो हाँ। यस सर। अब ये भाई ऐसे सिचुएशन हो जाएगी, ये चली जाएगी ऐसे इधर की। तो इससे जितनी भी ये एक्सटेंडेड साइज की रेज है वो इस तरीके से चली जाएंगी। तो ये बीटा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, जो कि कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। मतलब इससे मैं मल्टीपल रेज भी अगर लूंगा तो एक्चुअली ये जो साइज है, एक मिनट सोल्व करते हैं यार, किसी का फोन।
हाँ, तो मैं कह रहा था भाई कि जैसे हम लोग नॉर्मली इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो वो तो तुम्हें पता ही है कि जैसे ये है, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, तो ये रेज इस तरह से जा रही है, तो दूसरी रेज इस तरह से जा रही है, ये कहाँ से आती हुई दिख रही है, इनफिनिटी। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, मतलब हमने जल्दीबाजी करी थी इस रे को बनाने में, मुझे ये रे थोड़ी इधर और टिल्ट कर लेनी थी और ये मल्टीपल रेज जो है वो इसके फोकल प्लेन में हम इंसिडेंट कर सकते थे, मतलब पर तुम्हें समझ आ रहा होगा ना कर क्या रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, अब मुझे ये बता दो कि देखो ये इमेज तो पीछे एक्सटेंडेड होगी ना जा गई, तो इसके लिए जो बीटा है वो कितना होगा, जे इसके जे लिए। डैश अपॉन एफ ई। हाँ, इसके लिए बीटा होगा भाई, ये वाला बीटा तो ये वाला भी बीटा होगा, तो ये जे जे डैश अपॉन एफ ई तो होगा। जी सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। यहाँ पे भाई जो बीटा है वो है जे जे डैश अपॉन एफ ई। अब जो मैग्नीफाइंग पावर है या मैग्निफिकेशन, ये सीधा सीधा यहाँ बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा मैक्सिमम अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ सीधा अल्फा ही अवेलेबल होगा, क्योंकि अपने लिए यही ऑब्जेक्ट है इसी साइज में अवेलेबल। इसके लिए हम लोग अल्फा मैक्सिमम क्रिएट नहीं कर सकते इसको, चूंकि हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर को रख नहीं सकते, समझ गए ना। यस सर। क्योंकि ये तो अगर तुम इसको ट्यूब के अंदर देखोगे तो ये तो पूरी की पूरी इमेज ट्यूब के अंदर घुस गई, तुम इसे देख ही नहीं सकते, तुम मैग्नीफाई होके देखोगे। जी सर। तो अब ये जे जे डैश अपॉन एफ ई इंटू जे जे डैश अपॉन एफ ओ, तो कितना हो गया, एफ ओ अपॉन एफ ई। पूछ लेगा बेटर मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव को लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए, आई पीस को छोटी फोकल लेंथ का होना, समझ गए ना। जी सर। अब इसके बाद फिर दूसरा है नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा भाई, नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, 25 सेंटीमीटर 25। पे। वेरी गुड। देखो यही सीन है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव है, फिर भाई ये है, ये जे जे डैश ए पॉइंट मार्क टू, ये एंगल एल, ठीक। इसके बाद में हम यहाँ पे भाई आई पीस बना लेते हैं, तो बोलो।
समझ आया कुछ नहीं? यस। तो ये फाइनल इमेज है आई आई डैश, जो कि डी पे बनेगा। और भाई ये फिर यहाँ पे बीटा तो हो ही जाएगा इसी तरीके से, ये अगर तुम देखोगे तो ये बीटा किसको मार्क करेंगे? यही तो बीटा होगा ना, आई आई डैश अपॉन डी। हाँ सर। पर आई आई डैश अपॉन डी में तुम्हारे पास में एक्चुअली में आई आई डैश नहीं है। यस सर। तो फिर हम वही रख देंगे, 1/FE इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/FE इक्वल टू 1/V तुम्हारे पास पहले से ही अवेलेबल है। बोलो। यस सर। तो इसको हमने मान लिया कि ये जो ये है, ये इससे x डिस्टेंस दूर लाई करनी चाहिए। बोलो। हम्म। 1/x कितना हो गया भाई? ये देखो, ये हर बार रिपीट हो रही है ये वाली टर्म, अगर तुम चेक कर रहे हो तो। यस सर, तीनों में आई है। ये तीनों में आई है। तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये ना, मतलब हम एक ही तरह से चीजों को एनालाइज करेंगे, इसमें कुछ नई नई चीज नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखोगे तो। तो अब अब इसमें तुम देखो भाई, इसमें उसी तरह से अल्फा, यहाँ अल्फा मैक्सिमम नहीं है, इस बात को तुम याद रखना, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। जे जे डैश अपॉन ए जे। इसके बाद भाई बीटा, हाउ मच इज बीटा? या तो होगा सीधा सीधा आई आई डैश अपॉन डी, नहीं तो जे जे डैश अपॉन एक्स। क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज सेम ही तो होता है। बोलो। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, यहाँ पे मैंने इसलिए आई आई डैश अपॉन डी नहीं लिया क्योंकि मुझे आई आई डैश नहीं पता कितना। हाँ जी सर। तो मैंने जे जे डैश अपॉन एक्स को मैं प्रेफर कर लूंगा। तो भाई एक्स की वैल्यू तो ये 1/x की मैं यहाँ से रख दूंगा। तो एम कितना है? बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है। बीटा कितना है? बीटा है जे जे डैश अपॉन एक्स इंटू एल्फा कितना? एम। ये हो गया एजे। एजे कितना है? एफ ओ। हाँ जी सर। एजे अपॉन कितना? एक्स। अब एक्स की वैल्यू रख दूंगा ऊपर से, एफ ओ इंटू कितना? एफ ई। गलती लिख दिया। 1/FE प्लस हम्म, 1/D आ जाएगा एक इसका। सेकंड। ये हो जाएगा माइनस 1/FE प्लस 1/D। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं सर। तो ये मैग्निफिकेशन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच। सब लोग एग्री हो ना इस बात से? यस सर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करूंगा, मतलब मैं लिखूंगा कम, तो मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर दूंगा, तो थोड़ा सा मुझे बताना कि तुम लोग इसे समझ पाए या नहीं समझ पाए। ठीक। अब इसमें ये है, तुमने यहाँ पे अगर देखा हो कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव के केस में
हमने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को जब देखना शुरू किया तो भाई ये मान लो उसकी इमेज बन गई है इस तरह। ठीक है ना भाई। तो अब तुम ये देखो इमेज जो बन रही है एक्चुअल में वो उल्टी बन रही है। इन्वर्टेड इमेज है नहीं। यस सर। अब जो आईपीस इसको मैग्नीफाई करने वाली है, मान लो ये हाँ आईपीस वो इसको मैग्नीफाई करेगी भाई। तो ये आईपीस भी तो इसको जो मैग्नीफाई कर रही है तुम इसको देख पा रहे हो। तो ये इसको कोई सीधी कोई कर रही है, ये इसकी इन्वर्टेड इमेज भी तो बना देगी इसमें। इसमें ये जो ये इमेज है इसके फोकस के अंदर चला जाना चाहिए, तभी तो वर्चुअल इमेज और एनलार्ज और पीछे की तरफ बनती है। बोलो। हाँ जी सर। इस बात से सब लोग एग्री हो ना कि यस सर। टेलीस्कोप में जो भी तुम मैग्नीफाइड इमेज देखते हो वो मैग्नीफाइड इमेज इन्वर्टेड बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव। ठीक। यस सर। अब तुम्हें देखना था मान लो मून को, तो भाई मून तो तुम्हें मतलब उस पर तुम्हें कोई ज्योमेट्री थोड़ा है ना देखनी है, क्रेटर देखना है, कोई हिल देख तो या कुछ भी चीज देखनी भाई, ये इधर का इधर दिखाई दे जाए इधर का तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कुछ नहीं। हाँ सर। उससे तुम्हारी कोई दिक्कत कोई ना है। पर अगर हम अर्थ के ऊपर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने लगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट किस तरह से, या तो कोई ट्री देखने लगे तो बेचारा है तो ऐसा, अब दिख रहा है तो ये तो समस्या होगी हमारे लिए तो, क्योंकि हम लोग तो ट्री को इस तरह से देखने में विजुअल है। यस सर। अब जैसे ये अक्षरित है, आया आज नहीं आया है? आया सर। अच्छा, आया है। मान लो ये कहाँ है इसका घर, तेरा घर कहाँ है रे? सर अहिल्याबाई। हैं? सर अहिल्याबाई चौक पे। ऐसा बता रहा है जैसे कि मतलब मैंने ना पूरे शहर के सारे चौक देख रखे हैं बिल्कुल एकदम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं कह सकता। सिटी हॉस्पिटल के पास। तो मान लो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास रहता है और भाई इसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली, वो रहती है गांधी कॉलोनी। अब इसे बेचारे को शाम के टाइम बड़ी दिक्कत होती है, गर्लफ्रेंड नहीं दिखाई दे रही। तो इसने कहा कि वो तो शाम के टाइम ना छत पे आ जाएगा, छत इसकी भी ऊंची है उसकी भी ऊंची है, तो टेलीस्कोप से देख लिया करो। बेचारा इतना प्यार करता है अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है। तो अब जब ये महाशय देखेंगे तो इसकी गर्लफ्रेंड से उल्टी दिखेगी, पैर ऊपर सर नीचे। यस सर। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन में आदमी को कैसा फील होगा कि जब वो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देख रहा है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, अर्थ के ऊपर देखेगा, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं। होगी सर। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इसका क्या वो निकाला सॉल्यूशन कि भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं आईपीस से, उससे पहले ही हम इसे सीधा कर लें। ठीक है। मैग्नीफाई करने से पहले ही हम उसे सीधा कर दें। अब तुम ये बताओ मुझे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी ऑब्जेक्ट का क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज बनाती है पर सेम साइज की, हाँ मैग्नीफाई नहीं करती। मैग्नीफाई नहीं करती। तो ये वाली इमेज भाई इधर बन जाएगी यहाँ पे। नहीं समझे। यस सर। और ये इसके 2f डिस्टेंस पे है, इधर 2f पे बन जाएगी।
बता दो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो हम क्या करें कि इस आईपी से पहले इस जे डैश को मैग्नीफाई करने के लिए भाई हम क्या करें, यहाँ पे पहले एक हम लोग इंटरमीडिएट लेंस लगा लें जो इमेज को सीधा कर दे। जो इमेज को सीधा करेगा, और फिर इस इमेज को सीधा करने के बाद में हम आईपीस को यहाँ रख लें, और फिर आईपीस से हम वो वाला काम करा लें जो हम पहले कर रहे थे, ऐसे कि भाई तुझे इन्फिनिटी पे जाना है या डी पे जाना है, तो ये इमेज जो है वो सीधी सीधी तो बनेगी। यस सर। बता दो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई एक तो तुम्हारी वो बढ़ेगी, टेलीस्कोप की लेंथ कितनी 4f एक्स्ट्रा होगी, हो गई सर। और दूसरा उसमें एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई और उसका वेट बढ़ गया। यस सर। तो सीधी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए इतना खर्चा करना पड़ा इसको, अक्षरित को, तब जाके दिक्कत दूर होगा बेचारे को। बाकी मैकेनिज्म वगैरह मैग्निफिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसको हमने किस लिए यूज करा, इमेज को सीधा करने के लिए। इमेज को सीधा करने के लिए। और भाई इसका नाम जो है वो हम ऑक्सिलरी लेंस कह देते हैं इसको, इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है ना। ठीक है सर। अब हम क्या करें कि हम इस लेंस को और इस लेंस को हटा दें और एक कॉनकेव लेंस यूज कर लें। कैसे वाला लेंस? कॉन्केव। कॉनकेव लेंस। ये क्या करेंगे भाई साहब, ये इमेज को सीधी भी करेंगे और मैग्नीफाई भी करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें जो फोटो है वो बना के उसमें दे रखी है, इसकी वर्किंग वगैरह पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। और इस टेलीस्कोप का नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप, जब हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया किससे, एक कॉनकेव। कॉन्केव लेंस से। हाँ, तो इस गैलीलियन टेलीस्कोप को तुम पढ़ लेना एक बार, अगर समझ में आ जाए तो भाई वेरी गुड है, नहीं तो कल इसी पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है अपने पास में, दो तरह की होती है, न्यूटोनियन टाइप, एक कैसेग्रेन टाइप। तो देखेंगे न्यूटोनियन और उसमें, तो हालांकि तुम्हारे सिलेबस में पता नहीं है या नहीं, पर इसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं सर ये? और अरे ये इनके एक तो लेंस वेंस बड़े होते हैं काफी, ठीक है सर। और बड़े लेंस को बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एब्रेशंस होते हैं, उनको रिमूव करने पड़ते हैं। जी सर। तो जो कॉस्ट है वो एक्चुअली में डिजाइनिंग की कॉस्ट होती है। देखो जो डायमंड है वो कार्बन का ही तो एक तरीके से फॉर्मेट है, हाँ जी सर। कोयला भी वैसा ही है भाई, पर डायमंड की जो कॉस्ट है, मतलब तुम्हारे पास रॉ डायमंड है उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती जो बेसिकली। कट होता है उसकी होती हाँ, है। बेसिकली उसकी कटिंग और डिजाइनिंग के पैसे होते हैं, तो मतलब सारे पैसे ना उसी गई है कि तुम किसी चीज को कितना मतलब दूसरे के काम के लिए इक्विप्ड बना रहे हो। अब जैसे तुम देखो कि जो ऑपरेशन थिएटर में छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट, तो वो बहुत उनमें मेटल कितना लगा होता है, 10 ग्राम 20 ग्राम, स्टंट को देख लो तुम, हाँ जी सर। पर कितने महंगे आते हैं। तो आदमी के यूज के लिए जो चीजें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग उससे पैसे दिए जाते हैं। जी सर। ठीक है, चलो कल मिलेंगे भाई, फिर से को तुम पढ़ के आ जाना एक बार, कोई डाउट हो यहाँ तक तो उसे हाईलाइट कर लेना एक बार। ठीक है सर।